हेलो स्टूडेंट, तो पिछले वीडियो के अंदर हमने हाइपरथायरॉयडिज्म जो कि थायराइड ग्लैंड की एक डिसीज कंडीशन होती है जिसमें थायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं उनका सिक्रेशन बढ़ जाता है और उसके कारण से जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसके बारे में बात की थी। आज हम थायराइड ग्लैंड की एक और डिसीज कंडीशन जो है जिसमें थायराइड ग्लैंड से हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन कम हो जाता है जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको अंडर एक्टिव थायराइड भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो पर्याप्त मात्रा में जो हार्मोन होते हैं T3 हार्मोन जिसको ट्राईआयोथायरोनिन कहते हैं और T4 हार्मोन जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं, उनका उत्पादन नहीं कर पाती है और उसके कारण से मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है और जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसी को हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म एक प्रकार की एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसकी डिसीज कंडीशन होती है। कॉज अगर देखें कि हाइपोथायरॉयडिज्म किन कारणों से होता है तो कॉज के आधार पर इसके टाइप दिए गए हैं। इसमें एक तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड ग्लैंड जो है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के कारण से वो हार्मोन जो होता है उसका सिक्रेशन नहीं कर पाता है। मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म का वो हाशिमोटो डिसीज़ होता है। हाशिमोटो डिसीज़ जो है वो एक तरह से देखा जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म की सबसे सामान्य अवस्था होती है। ये एक प्रकार की ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, इसको ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस भी कहा जाता है। मतलब कि ऑटोइम्यूनिटी के कारण से थायराइड ग्लैंड जो होती है वो डैमेज हो जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन के कारण से वो जो अपने हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन नहीं कर पाती और उसी को हाशिमोटो डिसीज़ कहते हैं। हाशिमोटो डिसीज़ जो होता है वो सामान्यतः फीमेल के अंदर ज़्यादा होती है, उसी कारण से हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है वो मेल की अपेक्षा फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है। दूसरा थायरॉयडाइटिस की कंडीशन होती है। थायरॉयडाइटिस की कंडीशन मतलब थायराइड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन होना, तो किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन के कारण से थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसके कारण से भी थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा। तीसरा कारण जो होता है वो हाइपरथायरॉयडिज्म जो है उसका कोई ट्रीटमेंट यदि ले रहा है, जैसे मेथिमाजोल ले रहा है या प्रोपाइल थायरोयूरेसिल ले रहा है, तो ये सब क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव हो जाती है, सिक्रेशन बढ़ जाता है तो उसको कम करने का काम करते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट के कारण से भी थायराइड ग्लैंड जो होती है वो अपने सिक्रेशन को कम कर सकती है और उसके कारण से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। एक कारण होता है आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण। आयोडीन जो होता है वो थायराइड हार्मोन जो है उसके निर्माण के लिए और रिलीज करने के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। आयोडीन की कमी होने के कारण से थायराइड हार्मोन जो है उसका निर्माण नहीं हो पाता और वो ब्लड के अंदर रिलीज नहीं हो पाते और उसके कारण से भी ब्लड के अंदर थायराइड हार्मोन जो होते हैं उसका लेवल कम हो जाता है और हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन जो उत्पन्न हो सकती है। एक प्रेगनेंसी जो है उसके अंदर भी देखा जाता है, प्रेगनेंसी जो है उसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो सकती है। ये मेनली हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके कारण से होता है। एक थायराइडेक्टोमी यदि सर्जरी करवाई हुई है, मतलब सर्जरी के द्वारा थायराइड ग्लैंड जो है उसके कुछ भाग को रिमूव कर दिया है, पूरी ग्लैंड को रिमूव कर दिया है, तो उसके कारण से भी थायराइड हार्मोन जो है उसकी कमी हो सकती है। एक रेडिएशन थेरेपी यदि नेक की हुई है उसके कारण से भी थायराइड ग्लैंड जो है उसके सेल डैमेज हो सकता है, उसके कारण से भी थायराइड हार्मोन जो उसका सिक्रेशन कम हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन होती है, ये मेडिकेशन सीधा थायराइड ग्लैंड जो है उसको स्टिमुलेट करती है, उसके कारण से हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो कम हो जाता है, जिससे कि लिथियम जो है एमियोडायरोन करके होता है, एक टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है। ये कुछ मेडिकेशन जो होती है ड्रग्स, ये भी क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन जो है उसके स्राव को कम कर सकती है और उसके कारण से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। ये तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसके कॉज हो जाएंगे। दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो तो ठीक रहती है, प्रॉब्लम जो होती है वो मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई डिसीज कंडीशन है तो उसके कारण से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में डिसीज कंडीशन जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसकी सर्जरी हुई है या सर्जरी के दौरान वो डैमेज हो जाती है या रेडिएशन थेरेपी हुई है या पिट्यूटरी एडिनोमा है, तो उसके कारण से एक हार्मोन होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है। उसके कारण से थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन जो होते हैं T3 T4 उसका निर्माण करती है। तो किसी कारण से पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई समस्या हो और उसके कारण से TSH हार्मोन जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसका सिक्रेशन कम हो जाता है, तो उसके कारण से जो कंडीशन उत्पन्न होती है वो सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगी। अगला एक टर्शरी या सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो मेनली हाइपोथैलेमिक कोई डिसीज कंडीशन है तो उसके कारण से हो सकता है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये TRH हार्मोन जो होता है वो मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको स्टिमुलेट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो TSH जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसको सिक्रेट करती है और यही जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तो हाइपोथैलेमस के अंदर कोई इसी प्रकार की कोई डिसीज कंडीशन है तो उसके कारण से TRH हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन कम हो जाएगा और इसका सिक्रेशन यदि कम होगा तो TSH का भी कम होगा और TSH का कम होगा तो उसके कारण से T3 T4 का निर्माण जो है मतलब थायराइड हार्मोन का निर्माण वो कम हो जाएगा। तो एक कारण तो ये हो जाएगा। एक कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म
होता है। कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म जन्मजात होता है। ये ज़्यादातर 3000 बच्चों में से एक बच्चे को होता है। ये थायराइड ग्लैंड जो है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है उसके कारण से, जिसको थायराइड डिसजेनेसिस कहा जाता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड जो होती है वो पर्याप्त या पूर्ण रूप से नहीं बनती है, विकसित नहीं होती है उसके कारण से। एक मैटरनल एंटीबॉडी कोई है या रेडियो आयोडीन जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस एंटीबॉडी के कारण से भी फीटस जो होता है उसकी थायराइड ग्लैंड डैमेज हो जाएगी या थायराइड ग्लैंड का विकास नहीं हो पाता है, उसके कारण से भी हो सकता है। एक मैटरनल आयोडीन डेफिशिएंसी हो रही है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान यदि मदर जो है वो आयोडीन का इस्तेमाल कम करती है या आयोडीन की कमी हो जाती है, तो वही आयोडीन की कमी जो है वो बच्चे के अंदर होगी, और बच्चे के अंदर आयोडीन की कमी होने के कारण से ही जन्म से ही क्या होगा, थायराइड ग्लैंड जो है उसका विकास नहीं हो पाएगा और थायराइड हार्मोन का स्रावन जो होगा नहीं होगा। एक बहुत ज़्यादा मात्रा में TSH एंटीबॉडी यदि है मदर के अंदर, तो ये एंटी TSH एंटीबॉडी जो होती है वो TSH का निर्माण जो है उसको कम कर देगी। TSH का निर्माण यदि कम होगा तो थायराइड हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन भी कम हो जाएगा, तो उसके कारण से भी हो सकता है। ये तो कॉज जो है वो हो जाएंगे जिसके कारण से हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसकी कंडीशन होती है। अब कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म की संभावना को बढ़ा सकते हैं, जिसमें एक तो वुमन होता है कि मेल की अपेक्षा वुमन जो होते हैं फीमेल, उनके अंदर होने की संभावना ज़्यादा होती है। एक उम्र ज़्यादा है, जैसे 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में ज़्यादा होता है। एक थायराइड ग्लैंड की कोई सर्जरी हुई है, जैसे थायराइडेक्टोमी हुआ है, तो उसके कारण से भी ये हो सकता है। एक फैमिली हिस्ट्री, मतलब परिवार में किसी को थायराइड ग्लैंड जो है उसकी रिलेटेड कोई समस्या है उसके कारण से। एक टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन है, तो उसके कारण से भी हो सकता है। तो ये तो इसके रिस्क फैक्टर जो है वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्या साइन एंड सिम्टम जो है वो दिखाई देते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो स्टार्टिंग में तो क्या होते हैं, माइल्ड होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे हार्मोन जो है उसकी कमी होती जाएगी ये लक्षण जो है वो बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा ये किन कारणों से हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसके लक्षणों में एक तो फटीग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा थकान लगना। मेनली क्या होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में हार्मोन की कमी हो जाती है और हार्मोन की कमी के कारण से सेल जो होती है उसकी मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। जैसे सेल का मेटाबॉलिज्म कम होगा, सेल जो है वो एनर्जी जो होता है मतलब ऊर्जा उसका निर्माण नहीं कर पाता है, और एनर्जी का निर्माण नहीं करने के कारण से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थकान लगती है। दूसरा लक्षण जो होता है वेट गेन होता है, मतलब वजन का बढ़ना होता है। इसमें क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होते ही क्या होगा, ग्लूकोज जो है उसका उपयोग कम होने लगेगा। ग्लूकोज का उपयोग कम होने के कारण से शरीर के अंदर ग्लूकोज जो है वो स्टोर रहेगा, मतलब इकट्ठा हो जाएगा, जिसके कारण से बॉडी के अंदर फैट जो है उसका भी यूटिलाइजेशन कम होगा। बॉडी के अंदर फैट जो है उसका यूटिलाइजेशन यदि कम होगा तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर फैट जो है वो इकट्ठी होने लगेगी, और फैट इकट्ठे होने के कारण से व्यक्ति का वजन जो है वो इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ जाएगा, तो वेट गेन जो है वो होगा। तीसरा डिक्रीज एपेटाइट, मतलब भूख जो है उसके अंदर कमी होगी। इसमें क्या होता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होने के कारण से जब ग्लूकोज का उपयोग कम होगा, एनर्जी कम बनेगी, तो व्यक्ति को भूख जो है वो भी कम लगती है। तो एक तरह से क्या होगा, भूख जो है वो तो कम लगेगी लेकिन वजन जो है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसका एक टिपिकल सिम्टम जो होता है, लक्षण ये होता है कि इसमें व्यक्ति को भूख तो कम लगती है लेकिन शरीर का वजन जो होता है वो बढ़ता जाता है। एक एनलार्ज नेक कंडीशन हो सकती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन का स्रावन यदि कम होगा तो TSH आगे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण से थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रोलिफरेशन हो जाएगा और थायराइड ग्लैंड जो उसका आकार जो है वो बढ़ जाएगा। थायराइड ग्लैंड का आकार जो है वो बढ़ने की कंडीशन को गोइटर कहा जाता है। तो गोइटर जो है वो कंडीशन जो है वो उत्पन्न हो सकती है। चौथा कोल्ड इंटॉलरेंस होगा, क्योंकि BMR जो होती है वो कम होती है और उसके कारण से हीट का निर्माण जो है वो नहीं हो पाता, और हीट का निर्माण नहीं होने के कारण से शरीर के अंदर हीट जो है वो नहीं रहेगी, और हीट जब नहीं रहेगी तो उसको कोल्ड इंटॉलरेंस होगा, मतलब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, हल्की सी सर्दी जो है वो भी उसको ज़्यादा महसूस होगी, तो ठंड जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसको बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी। तो एक लक्षण जो है वो तो ये दिखाई देगा। अगला लक्षण जो दिखाई देता है वो GI ट्रैक्ट रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि पाचन तंत्र के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है वो कम हो जाती है, वो मूवमेंट कम होने के कारण से कॉन्स्टिपेशन जो है, कब्ज, उसकी कंडीशन हो सकती है। साथ ही साथ डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको डिस्पेप्सिया कहते हैं। तो इनडाइजेशन की समस्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज जो है उसके लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। अगला लक्षण जो होता है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है, मतलब पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। इसके अलावा हार्ट रेट जो होती है वो स्लो हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटियाँ जो होती है रिड्यूस होगी। इसके कारण से क्या होगा कि ब्लड फ्लो जो होगा वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे ब्लड की डिमांड कम होगी तो हार्ट जो होता है वो ब्लड पंप करना भी कम कर देगा। हार्ट यदि ब्लड पंप करना कम कर देता है तो हार्ट रेट जो होती है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो एक तरह से ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन जो है वो उत्पन्न होती है। अगला बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि BMR कम होने के कारण से हीट का निर्माण कम होगा
और जब हीट का निर्माण कम होगा तो शरीर का तापमान जो होता है वो भी कम हो जाएगा, और शरीर का तापमान कम होने के कारण से उसकी जो एक्सट्रीमिटीज जो होती है, मतलब हाथ पैर जो होते हैं वो ठंडे महसूस होंगे। एक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है कि मसल जो होते हैं उसके अंदर वीकनेस हो जाती है, और मसल्स में वीकनेस के कारण से क्या होगा कि रेस्पिरेटरी मसल जो होती है वो प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं हो पाती, और उसके कारण से ब्रीथिंग के अंदर डिफ़िकल्टी हो सकती है, रेस्पिरेशन जो होता है वो शैलो हो सकता है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो कंडीशन हो सकती है। अगला हॉर्स वॉइस हो सकती है, आवाज़ के अंदर भारीपन हो सकता है। आवाज़ में भारीपन, वोकल कॉर्ड जो है उसके अंदर फैट का डिपोजिशन हो जाता है। वोकल कॉर्ड में फैट का डिपोजिशन होने के कारण से वोकल कॉर्ड मोटी हो जाती है। वोकल कॉर्ड मोटी होने के कारण से व्यक्ति की आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है। इसके अलावा मसल्स जो है उसके अंदर वीकनेस हो सकती है कि मसल्स के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाता है, जो एनर्जी बराबर नहीं मिलेगी तो मसल्स जो है उसके अंदर भी कमज़ोरी या वीकनेस जो आने लगेगी। एक हेयर लॉस जो है वो हो सकता है कि हेयर जो है वो फाल हो सकता है, गिर सकते हैं। इसके अलावा लिम्स जो होते हैं, पैर जो होते हैं, उसके अंदर स्वेलिंग हो सकती है। एक्चुअली फैट जो है उसका एक्यूमुलेशन होगा, यही फैट जब पैरों के अंदर या लिम्स जो है उसके अंदर इकट्ठी हो जाएगी तो वहाँ पर स्वेलिंग होगी, और फेस के ऊपर जब फैट जो है वो जमा हो जाएगा तो फेस जो होता है पुफी फेस हो जाएगा, मतलब मून शेप्ड फेस हो जाएगा। फेस जो होते हैं उसके ऊपर सूजन जो है वो दिखाई देती है। फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो सकती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसमें कुछ एब्नॉर्मलिटी या असामान्यताएं हो सकती है। फीमेल के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, या उसका जो पीरियड जो है वो लंबा हो सकता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंसी हो सकती है, ओवुलेशन की प्रक्रिया जो होती है वो कम हो सकती है, ओवम का निर्माण जो है वो कम हो सकता है। ओवम का निर्माण कम होने के कारण से प्रेगनेंसी जो है वो हार्बर करने में दिक्कत आ सकती है, मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंसी जो है, नपुंसकता या बाध्यता जिसको कहते हैं, वो कंडीशन हो सकती है। स्किन जो होती है इसमें क्या होता है कि पेल हो जाती है, स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर पसीना जो है वो कम आता है। पसीना कम होने के कारण से स्किन जो होती है वो रूखी और सूखी हो जाती है, मतलब कोर्स हो जाती है। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है मैक्सिडिमा की कंडीशन होती है। मैक्सिडिमा जो होता है वो एक प्रकार की बॉडी के अंदर स्वेलिंग की कंडीशन होती है, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण से होता है। इसमें क्या होता है कि डर्मिस जो होती है, मतलब स्किन जो है उसके नीचे म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो होता है उसका डिपोजिशन होने लगता है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड का डिपोजिशन होने के कारण से वहाँ पर क्या तो ये स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग जो होती है वो खास करके लेग जो होते हैं, लोअर लेग उसके अंदर, और आई बॉल जो होते हैं उसके पीछे की तरफ होते हैं। और ये स्वेलिंग जो होती है वो नॉन पिटिंग एडिमा होती है। नॉन पिटिंग एडिमा मतलब एक बार दबाने पर वापस पूरा क्या होता है, गड्ढा जो बना वो तुरंत ही क्या होता है, भर जाता है, मतलब एक तरह से स्पंज जो है उस प्रकार का एडिमा होता है, उसको मैक्सी एडिमा कहते हैं। और ये मैक्सी एडिमा जो होता है वो मेनली हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है उसके अंदर होता है। तो एक तो मैक्सी एडिमा की कंडीशन जो है वो हो सकती है। इसके अलावा यदि थायराइड हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा कम होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन जो होता है लंबे समय तक बनी रहती है, तो उसके कारण से मैक्सिडिमा कोमा की कंडीशन हो सकती है। मैक्सिडिमा कोमा जो होता है वो एक तरह से रेयर कंडीशन होती है, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग होती है, मतलब इसके कारण से व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि एक्सट्रीम कंडीशन का हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, मतलब थायराइड हार्मोन जो है उसका स्राव बहुत ही कम मात्रा में या बहुत ही कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है बहुत ही लो हो जाता है, व्यक्ति को कन्फ्यूज़न होता है, हार्ट रेट जो है वो बहुत ही स्लो हो जाती है, साथ ही साथ ब्रीथिंग की जो फोर्स जो होती है वो भी कम हो जाती है, हाइपोवेंटिलेशन कंडीशन होती है, टंग जो होती है वो एनलार्ज हो जाती है, मतलब टंग जो होती है वो एक तरह से मोटी हो जाती है। हाइपोवेंटिलेशन के कारण से हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी भी वृद्धि हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होना उसको हाइपरकैप्निया कहते हैं। तो हाइपोक्सिया हाइपरकैप्निया की कंडीशन होती है, और उसके कारण से क्या होता है कि बॉडी के अंदर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, सेल की डेथ हो सकती है, और व्यक्ति जो है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो मैक्सिडिमा कोमा जो है वो एक तरह से एक्सट्रीम हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है उस समय उत्पन्न होता है। तो ये तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसके जो साइन एंड सिम्टम जो दिखाई देते हैं वो हो जाएंगे। अगला बात करते हैं हम इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसका इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से किए जाते हैं। तो सबसे पहला तो पेशेंट जो है उसकी हिस्ट्री ली जाती है और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर एडिमा जो है वो है, फेस पे एडिमा जो होता है वो है, उसको देखा जाता है। स्किन जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा नेक के अंदर एनलार्जमेंट जो हो रहा है उसको देखा जाता है। दूसरा ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर थायराइड हार्मोन जो होते हैं T3 T4 उनका लेवल और TSH जो है उसका लेवल देखा जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में
में हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। मेनली हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर T3 और T4 लेवल जो होता है वो तो कम मिलता है, लेकिन TSH लेवल जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, उसका लेवल ज़्यादा मिलता है। बढ़ने का कारण ये होता है कि ब्लड के अंदर T3 T4 जो है वो कम होते हैं, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है और वो जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उसके कारण से TSH जो है उसका निर्माण बढ़ जाता है। यदि TSH हार्मोन जो उसका लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर और T4 का लेवल जो है वो कम है, तो वो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है। और यदि TSH जो है उसका लेवल कम है और उसके कारण से T4 हार्मोन का लेवल कम है, तो वो सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो ये तो उसको डायग्नोस करने का तरीका हो गया। तीसरा जो होता है वो होता है एंटी थायराइड माइक्रोसोमल एंटीबॉडी टेस्टिंग की जाती है। इसमें विशेष प्रकार की एंटीबॉडी जो है उसको डिटेक्ट किया जाता है। एक चेस्ट एक्सरे जो है वो लिया जाता है। इसके अलावा हार्ट जो है उसकी मॉनिटरिंग के लिए ECG की जाती है। लिपिड प्रोफाइल जो है वो करवाया जाता है। लिपिड प्रोफाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है वो बढ़ा हुआ मिलता है, मतलब इंक्रीज मिलता है। एक बायोप्सी जो है वो भी करवाता है, बायोप्सी के द्वारा भी इसको डायग्नोस किया जाता है। तो ये तो इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म जो है इसका मेडिकल मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट के बारे में। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसके मेडिकल मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट के अंदर एक तो थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी काम में लेते हैं, जो कि T4 हार्मोन जो है उसकी कमी को दूर करने के लिए काम में लेते हैं। इसमें जो ड्रग काम में ली जाती है वो सिंथेटिक थायराइड हार्मोन जो है वो काम में लिया जाता है। इसमें लिवोथायरॉक्सिन करके जो होती है वो काम में ली जाती है। लिवोथायरॉक्सिन जो इसका जो डोज जो रहता है वो 100 से 150 μg मतलब माइक्रोग्राम पर डे दिया जाता है। यदि मैक्सिडिमा कोमा की कंडीशन यदि आती है तो उसमें फिर डायरेटिक जो है वो दिए जाते हैं। डायरेटिक के द्वारा स्वेलिंग जो हो रही है उसको कम करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे लेसिक्स जो है वो दी जाती है। अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन जो हो रहा है उसके लिए उसको लेक्सेटिव जो है वो दिया जाता है। इफेक्टिविटी जो होता है वो पेशेंट की इंक्रीज़ की जाती है। तो ये तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर एक तो आयोडीन रिच डाइट जो है वो एडवाइस की जाती है, मतलब ऐसा फूड जिसके अंदर आयोडीन की मात्रा ज़्यादा है तो वो लेने के लिए कहा जाता है, जिसमें चीज़ है, मिल्क होता है, आयोनाइज्ड साल्ट जो होता है वो है, साल्ट वाटर फिश जो होती है, मतलब समुद्री फिश जो होती है मछलियाँ वो है, समुद्री फूड जो होता है वो है। इसके अलावा एग जो है, एग के अंदर मेनली पीला भाग जो होता है वो है, वो लेने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा जिंक जो है उससे कंटेनिंग फूड जो होता है वो लेने की एडवाइस दी जाती है। एक हाई फाइबर डाइट जो है वो लेने की एडवाइस देते हैं। फाइबर के कारण से कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या आ रही है उसको कम होगी। एक पर्याप्त मात्रा में पानी जो है वो पीने की एडवाइस दी जाती है, ताकि उसकी स्किन जो है उसका हाइड्रेशन प्रॉपर रहे, बॉडी के अंदर हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन रहे। तो ये तो इसका डाइटरी मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा। तो बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसके कारण से होने वाली जटिलता या कॉम्प्लिकेशन। तो एक तो फीमेल के अंदर बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा गोइटर की समस्या हो सकती है, थायराइड ग्लैंड जो है उसके अंदर एनलार्जमेंट हो सकता है जिसके कारण से नेक के अंदर स्वेलिंग हो सकती है जिसको गोइटर कहते हैं। एक हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज कंडीशन हो सकती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा होने के कारण से उसको हार्ट डिसीज हो सकती है। एक इनफर्टिलिटी जो है, नपुंसकता की कंडीशन हो सकती है कि ओवुलेशन जो है वो कम हो जाएगा और ओवुलेशन कम होने के कारण से ओवम का निर्माण नहीं होगा और उसके कारण से प्रेगनेंसी जो है वो ठहरने में दिक्कत आ सकती है। एक जॉइंट के अंदर पेन हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण से टेंडोनाइटिस कंडीशन हो सकती है, उसके कारण से जॉइंट जो है पेन हो सकते हैं। एक मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है, मेंटल हेल्थ इशू के अंदर मेमोरी जो है वो कम हो सकती है, एकाग्रता में कमी हो सकती है, एक्टिविटी जो है वो कम हो सकती है, या इंटरेस्ट जो है उसका मतलब एक्टिविटी के अंदर जो इंटरेस्ट जो है वो कम हो सकता है। अगला ओबेसिटी की समस्या हो सकती है, वज़न जो है वो बढ़ता है, वज़न बढ़ने के कारण से उसमें ओबेसिटी जो है वो हो सकती है, मोटापा जो है वो हो सकता है। एक पेरिफेरल न्यूरोपैथी कंडीशन हो सकती है कि पेरिफेरल नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है, उसके कारण से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कारण से उसको नमनेस की कंडीशन, मतलब अंगुलियों में झुनझुनी होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, पेन होना इत्यादि समस्या हो सकती है। तो ये तो इसके कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो जाएंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसका नर्सिंग मैनेजमेंट या नर्सिंग केयर की अगर बात करते हैं तो उसको हम सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।